बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की सफारतकारी जो बैकडोर चल रही थी वो बिलाखिर उसने काम दिखाया और सीज़ फायर 2 हफ्ते का हो गया। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। बैकग्राउंड ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुतअद्दिद बार कई बार ईरान की कौम को यानी बुरे अल्फाज से मुखातब किया और अपने ट्रुथ सोशल पर ये जो उनका ट्विटर है उस पर जो पैगाम छोड़े या फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में या साफ़ियों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने बहुत गैर पार्लिमानी गैर सफारती ज़ुबान इस्तेमाल की, जो मेरे ख़्याल में किसी भी इतनी बड़ी सुपर पावर के सदर को इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करने के हवाले से ईरान से तो लोगों की हमदर्दियाँ पैदा हुई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को इस हवाले से कोई नेक नामी कहीं से भी नहीं मिली। अगर यूरोपियन की बात करें, यूके की बात करें और मुसलमान ममालिक में तो वैसे भी ये जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके बारे में उनका कोई अच्छा इमेज नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली वो अमेरिका सुपर पावर है, उसका सदर है, उसके पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात है। तो इस हवाले से जिस तरह उसने ईरान के ऊपर बग़ैर किसी सिक्योरिटी कौंसिल की जो करारदाद है उसके बग़ैर हमला कर दिया इसराइल के कहने के मुताबिक, और फिर वो उस जंग में फंस गया, बुरी तरह दलदल साबित हुई, क्योंकि 39 डेज़ या 39 दिन तक ईरान ने जिस तरह इस जंग में मुकाबला किया और फिर अमेरिकन जो बेसिस थे गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर उनको निशाना बनाया, फिर इसराइल तक अपने टारगेट्स को निशाना बनाया, रिटेलिएट किया। ज़रा ईरान अकेला था, उसकी किसी तरह जानब से कोई सपोर्ट नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने भी मुकाबला किया और इसराइल का भी खासा नुकसान किया। इस पर जो दुनिया है वो हैरत में पड़ गई कि ईरान किस तरह यानी उनकी अपनी मिलिट्री नहीं है, मिलिट्री नहीं मतलब फ़ज़ाइया नहीं है, और फिर जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि ये जंग जो है वो हमने उनकी इस जंग में इन हमलों में ईरान की जो फ़ज़ाइया है उसको हमने बर्बाद कर दिया, नेवी को बर्बाद और तबाह कर दिया। और फिर इसके बावजूद जो ईरान ने जिस तरह मिलिट्री इंस्टॉलेशन अमेरिका के जो बेसिस हैं गल्फ़ कंट्रीज़ को उनको निशाना बनाया, फिर इसराइल का खासा नुकसान किया, और इवन देन उनकी जो न्यूक्लियर साइट थी उसको भी निशाना बनाया जो इसराइल की थी। तो फिर इसके अलावा अमेरिका के जहाज़ मार गिराए, हेलीकॉप्टर मार गिराए। तो ये एक बहुत बड़ी यानी जब ये जंग शुरू हुई तो डोनाल्ड ट्रंप का या इसराइल का ये ख्याल था कि 1-2 दिन के अंदर ये जंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी, वो ईरानी यानी मजबूर हो जाएंगे हमारी शराइत मानने के लिए और हम अपनी फ़तह का ऐलान करेंगे। तो इसके बरक्स ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब डोनाल्ड ट्रंप एक फ्रस्ट्रेशन में थे, जंग हार चुके थे। मैं तो अपने तजियों में प्रोग्रामों में ये बात कहता रहा हूँ कि ये जंग गले की हड्डी बन गई है यानी अमेरिका के लिए, चूँकि डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल ने ड्रैग किया इस जंग के हवाले से। अब पाकिस्तान ने एक ज़ाहिर है अच्छी कोशिश की। उसकी वजह यह है कि ईरान हमारा नेबर है, हम उसके साथ अपना बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं, और पाकिस्तान के जो शिया हज़रात हैं या सुन्नी हैं या किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं वो अमेरिका की इस जंग में ईरान के मुकाबले में हिमायत नहीं कर सकते हैं। तो ईरान के साथ पाकिस्तान के तो बहुत यानी सेंटिमेंट सब कौम के भी, और ज़ाहिर है फ़ौज हो या फिर सिविल अदारे हों या जितने भी आम ऑर्डिनरी लोग हों, उनके सेंटिमेंट या जज्बात ईरान के साथ थे, और वो इस जंग को एक सुपर पावर की तरफ से एक कौम जिसके ऊपर 47 ईयर्स से इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगी हुई हैं, उसका तेल नहीं बिक रहा है, अमेरिका ने सेक्शंस लगा रखी हैं। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान था कि पाकिस्तान जो है वो
अगर ये जंग मज़ीद यानी ज़मीनी यहाँ पर हमले होते हैं तो हम उस जंग से बच नहीं पाएंगे, चूँकि जितने भी हमले हुए हैं ईरान के ऊपर ये वेस्टर्न बॉर्डर से हुए हैं। जो हमारी तरफ बॉर्डर है ईरान का, यानी बलूचिस्तान की अगर बात कर लें, जो बॉर्डर हम शेयर करते हैं, वो सारा उस बॉर्डर से तो हमले हुए नहीं। तो पाकिस्तान जो है उस सिचुएशन से बचना चाह रहा था। दूसरी बात ये कि जो सऊदी अरब है उसके साथ हमने एक मायदा किया हुआ है। फिर गल्फ़ के जितने भी ममालिक हैं, यूएई, दीगर ममालिक, इन मुल्कों में हमारी बहुत बड़ी लेबर, जो मज़दूर है, जो काम करने वाले हैं, जो इन्वेस्ट कर वहाँ पर उन्होंने की हुई है, जो मुलाजमतें कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का वो एसेट्स हैं, तो वो बहुत जॉब कर रहे हैं। तो हमें इस सिचुएशन पे पाकिस्तान ने कोशिश किया है कि ये जो ममालिक हैं, सऊदी अरब है या दीगर जितने भी ममालिक हैं, इनको समझाया जाए कि आपने डायरेक्ट इसराइल चाहता था कि जो ये जंग शुरू होगी तो सऊदी अरब और बाकी जो ममालिक हैं वो ईरान पर हमला कर देंगे और फिर ये जंग फैल जाएगी खिते के अंदर और इनके आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो पाकिस्तान ने उनको भी कंट्रोल करके रखा है, क्योंकि हमें साइड लेनी पड़ती थी। अगर ईरान के ख़िलाफ़ सऊदी अरब जंग में शामिल हो जाता तो हमें ज़ाहिर हमारा दफाई अगर मायदा है सऊदी अरब के साथ, तो हम भी उस जंग का हिस्सा बन जाते। तो सूरत हाल इतनी ख़राब थी। लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, हम ज़ाहिर है वो भी बड़े नाजुक है, चूँकि हमारी इकानमी या चलती है IMF के कर्ज़ों की वजह से, और अमेरिका और स्टेट बैंक्स और ये सारे अगर उनको नाराज़ कर दें तो हालात हमारे यहाँ से ज़ाहिर है पॉलिटिशियनों की गलती है, ये दूसरी डिस्कशन है। लेकिन पाकिस्तान ने बहरहाल एक सफारतकारी की है। अब अगला मरहला क्या है? अगला मरहला ये है कि अगर ये 2 हफ्ते की सीज़ फायर जो है, इसके दौरान अगर कहा जा रहा है कि JD वैंस जो नायब सदर हैं, जिनके डोनाल्ड ट्रंप के इसके साथ इस हवाले से, जंग के हवाले से थोड़े से अख्तलाफात नज़र आए कि वो इस जंग के ख़िलाफ़ थे कि मिलिट्री वाइज हमें ईरान पर अटैक नहीं करना चाहिए था। तो वो इस सारे जो 38 डेज़ जंग हुई है वो थोड़े से इनविजिबल रहे हैं। बाकी जो उनके पीट हेक्सेट हैं, जो वज़ीर दफ़ा हैं, या बाकी जितने भी उनके काबीना के लोग हैं, जेरड कुशना है, स्टीव विटकॉफ हैं जो वज़ीर दफ़ा हैं, ये सारे लोग, या सेक्रेटरी दफ़ा, ये सारे लोग जो थे ये डोनाल्ड ट्रंप के फ़ैसले को डिफेंड कर रहे थे। लेकिन JD वैंस हमें नज़र उस तरह नहीं आए। तो अचानक जो डेडलाइन करीब आती गई, चूँकि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी यबड़ियाँ मारी हैं इस जंग के हवाले से, जिस तरह बैड लैंग्वेज इस्तेमाल किया, जैसे मैंने कहा है। तो फिर पाकिस्तान ने बहरहाल एक कोशिश की है। वो चूँकि डोनाल्ड ट्रंप भी फंसा हुआ था, तो हमने बेसिकली जो बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही थी उसको पाकिस्तान ने पब्लिक कर दिया। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, वज़ीर आज़म का, जब ट्वीट सामने आया, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने इस ट्वीट करने से पहले अमेरिकन अकाम से भी बात की है, सदर ट्रंप से भी बात की है। ज़रा जो ज़्यादा इम्कान नज़र आता है वो ये है कि ये फील्ड मार्शल आसम मनीर साहब और फिर शहबाज शरीफ की कोऑर्डिनेशन से, चूँकि राब्ते में ज़्यादातर फील्ड मार्शल ही थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो उन्होंने बात की होगी और उसके बाद ईरान से भी बात की होगी। उसके बाद ट्वीट सामने आया जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने इंडोर्स किया और ईरान ने भी इंडोर्स किया। अब एक दो सवाल यहाँ पर ये है कि क्या ये जंग बंदी जो है, इस वक्त ईरान के जितने भी लोग हैं वो सड़कों पर हैं और वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि हमने ये जंग जीत ली है, और वो अमेरिका पर एतबार नहीं करते हैं बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे लोगों को रिलीफ भी मिला है। जो कि आप इमेजिन करें कि दुनिया के जदीद तरीन त्यारे बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, उनके पुल सड़कें तबाह कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आज कौम सड़कों पर आई है और उन्होंने अपनी कौम, अपने यानी जो हुकूमत है, अपनी फ़ौज है, उसके साथ इज़हार यकजहती भी किया है और सुख का सांस भी लिया है कि कम अज़ कम ये सीज़ फायर हुआ है। अब मसला ये है कि कौन लीड करेगा। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होने हैं। पाकिस्तान ने दावत दी है अमेरिका को भी और ईरान को भी कि इस्लामाबाद में आकर आप मुज़ाकरात करें। ये मुज़ाकरात अगर बराह रास्त होते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि अगर स्टीव विटकॉफ वज़ीर सेक्रेटरी दफ़ा और
जेरेड कुश्नर जो दामाद हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो अगर नेगोशिएशन में आते हैं तो क्या नेगोशिएशन कामयाब होंगे? तो मैं नहीं समझता हूँ कि शायद वो इस टीम का हिस्सा हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे जेडी वेंस जो नायब सदर हैं वो चूँकि डेस्परेट लगते हैं, सेंसिबल इस हवाले से लगते हैं कि किसी तरीके से कोई सोल्यूशन हो जाए, कोई एग्रीमेंट आ जाए, तो वो इस्लामाबाद में आएंगे। और दूसरी तरफ जो मोहम्मद बाकर कलबाख हैं वो शायद वहाँ पर आए, लेकिन येट टू सी कि कौन आएगा। लेकिन ईरान के जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं वो कई तरह के लेयर्स हैं, तो कोई दूसरी शख्सियत भी वो आ सकती है। अब्बास अरागची साहब भी आ सकते हैं जो फ़ारून वज़ीर ख़ारजा है, वो भी आ सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कहा जा रहा था इस जंग के आगाज़ में कि जंग तो अमेरिका ने शुरू की है, लेकिन ये ईरान की शराइत पर ये जंग ख़त्म हो गई। और मैं समझता हूँ कि ईरान की सबसे बड़ी जो डिमांड होगी वो यही होगी कि हमारे ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो हटा दी जाएं। दूसरा ये कि इस जंग में जो हमारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है वो उसका हर्जाना दिया जाए। और तीसरी बात ये कि जो इंटरनेशनल सतह पर हमारे लिए कोई गारंटर होना चाहिए कि दोबारा हमारे ऊपर हमला नहीं होगा। इसके अलावा जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स है, मेरे ख्याल में इस वक्त जब ये सीज़ फायर हो गया है तो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के जो अपना हॉर्मोन्स है उस जहाँ दुनिया के 20% जो है तेल और गैस एनर्जी की सप्लाई वहाँ से गुजरती है, क्रूड ऑयल गुजरता है, तो शिप गुजरते हैं, तो वो कंट्रोल ऑब्वियसली ईरान अपने पास रखेगा और उसका कोई मैकेनिज़्म ऐसा बनाया जाएगा। इस वक्त वो टू टैक्स वसूल कर रहे हैं। तो सेंक्शन एक हटाई जाए, दूसरा परमानेंट जो हमारा अर्जाना है वो दिया जाए, चूँकि ये जंग गैर कानूनी, गैर अखलाकी और इलिजिटिमेट थी। तो ये मुतालबात हो सकते हैं और आइंदा कोई हमारे ऊपर हमला न करे। ये जो मुतालबात हैं 10 ऑब्वियसली सामने रखे हैं, जो अमेरिका के सामने ईरान ने अपने 10 मुतालबात रखे, जिसमें ये 3-4 बड़े मुतालबे जिसका मानना ज़रूरी है। और इसको डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में ये कहा कि वर्केबल हैं, वी कैन वर्क थ्रू विद इट। तो अब मसला ये है कि ये तो जंग बंदी, अगर सीज़ फायर जंग बंदी में तब्दील हो जाती है तो इस जंग के हवाले से जो अमेरिका के अंदर जो डिवीज़न पैदा हुई है वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स हो या आम पब्लिक है, वो पूछती है कि क्या ईरान अभी सामने ये चीज़ें सामने आएंगी कि ये जंग अगर सिक्योरिटी कौंसिल की किसी करारदाद के नतीजे में नहीं आई, ईरान खुद यानी ईरान ने ना अमेरिका ने किसी तरीके से कोई वहाँ पर कोई करारदाद मंजूर नहीं की जो वहाँ की असम्बली है आयन और कानूनी तौर पर नहीं, तो ये जो जंग हुई है फिर ये वॉर क्राइम्स में आती है, चूँकि जंगी जराइम्स हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर ये साबित हो जाता है कि इन्होंने वॉर क्राइम्स किए हैं जैसा कि कहा जा रहा है, और सब कहते हैं इसमें यूके ने, यूरोप ने, इन लोगों ने भी शिरकत नहीं की इस जंग की, क्योंकि ये इलिजिटिमेट, इलीगल, अनजस्टिफाइबल जंग है जो ईरान के ऊपर इम्पोज की गई थी और इसराइल ने की है। तो ये इस वक्त जो अख्तलाफात हैं वो बहुत बड़े हैं, ये इस जंग की कीमत भी बहुत है और अख्तलाफात भी बहुत हैं। देखें कि इस्लामाबाद में जब बैठक होती है तो कोई नतीजा इसका निकलता है, लेकिन ईरानी जो है वो इसको अपनी फ़तह करार दे रहे हैं। उन्होंने किसी मौके पर भी मेरे ख्याल में कोई कमज़ोरी नहीं दिखाई। और अगर सच्ची बात पूछें तो पाकिस्तान या दुनिया के बेहतरीन मफाद में यही है कि ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो और दुनिया सुख का सांस ले, चूँकि कीमतें जो है ऑयल की और दीगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और मिडल ईस्ट के ममालिक भी मेरे ख्याल में अब होश के नाखुन लेंगे, चूँकि उनमें इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और अगर अमेरिका के पिट्ठू रहकर रहेंगे आइंदा तो उनका मज़ीद भी बुरा हाल होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और वो दोस्त जो पाकिस्तान में है या यूके में है या जिधर भी हैं, ये मौका है उनके लिए कि वो वापस अपनी फ़्लाइट्स पकड़ कर अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचें। आई होप कि दो वीक की ये जो जंग है ये लास्ट होगी, परमानेंट होगी
और ये जंग ख़त्म हो जाएगी और ईरान के लिए और बाकी दुनिया के लिए अमन कायम हो जाएगा। अगर आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।